नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, पंजाब नेशनल बैंक स्केल 2 मैनेजर। आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। IBPS एसओ नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन तो आप लोग ने अभी तक देख ही लिया होगा। 1 अगस्त को ये आया था, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं नोटिफिकेशन में, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि मैंने 2019 में IBPS PO एग्ज़ाम क्रैक किया था और पंजाब नेशनल बैंक एज एन MT ज्वाइन किया। सेम ईयर मेरा बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। उसके पहले मुझे 3 साल का एज अ मैथ्स फैकल्टी महिंद्रा इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है और इन बिटवीन मैंने SSC के कुछ क्लरिकल एग्ज़ाम भी क्रैक किए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपने नोटिफिकेशन तो पढ़ ही लिया होगा। कुछ जनरल डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने का है नहीं। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बीच में, वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी वीडियोस तो आप देख ही रहोगे, यूट्यूब में बहुत ढेर सारे पड़े हुए हैं और ख़ुद भी आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्या ख़ास बात है इस एग्ज़ामिनेशन की? IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसकी पोस्ट आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 6 पोस्ट हैं। स्केल 1 ऑफिसर है, एंट्री लेवल एग्ज़ाम है जो ऑफिसर ग्रेड का है। जैसे IBPS PO होता है, ऑब्वियस बात है आप सभी अगर एलिजिबल हो SO के लिए तो IBPS PO के लिए भी एलिजिबल ही होगे। तो आपने वो भी फॉर्म फिल किया होगा, उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है सेम डेट को। उसमें और इसमें अंतर क्या है, ये डिस्कस कर लेते हैं पहले तो। वहाँ पे आप एक नॉर्मल स्केल 1 ऑफिसर बनते हो, जिसको बैंकिंग लैंग्वेज में कुछ बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, कुछ इसको मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में से मैनेजमेंट ट्रेनी MT बोला जाता है। ओके, वो स्केल 1 ऑफिसर है, ऑफिसर ग्रेड की जो स्टार्टिंग पोस्ट है स्केल 1। और यहाँ पे SO का क्या मतलब है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ फील्ड्स जो बैंक के अंदर हैं उनके स्पेशलिस्ट कैंडिडेट्स जिनको उस फील्ड की नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल पहली पोस्ट है IT ऑफिसर, है ये स्केल 1 ही, एज अ PO ही है ये भी, ठीक है, बट आप स्पेशलिस्ट हो IT फील्ड के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। सेकेंड वन इज़ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, देन राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। ओके, नाम से पता चल रहा होगा कि इसका क्या काम है और सबकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। एक ख़ास बात है इस पोस्ट की, इस वैकेंसी की। देखिए, अगर आपने वो फॉर्म भी फिल किया IBPS PO का, वो क्रैक कर लेते हैं, तो क्या है ना कि आपको पूरे बैंक में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। इट मे बी हेड ऑफिस, इट मे बी बैक ऑफिस, सर्कल ऑफिस और ब्रांच, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप IT का भी वर्क करो, हाँ होता है ऐसा, ठीक है। और एग्रीकल्चरल ऑफिसर की पोस्ट भी दी जा सकती है। कई बार हो जाता है कि आप वहाँ पे वैकेंसी नहीं है या कोई कैंडिडेट नहीं है तो आप भी उसका भी काम कर रहे हो। बट इन वैकेंसीज़ में क्या है, SO की वैकेंसीज़ में आप स्पेशलिस्ट अपनी ही सीट का काम करोगे। जहाँ पे जो वैकेंसी, अगर कहीं पे एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर जो AFO है उसकी वैकेंसी है तो वो अपनी ही फील्ड का काम कर रहा होगा, ठीक है। IT ऑफिसर है तो वो IT का ही वर्क कर रहा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। और एक ख़ास बात और है इसमें कि फॉर एग्जांपल IT ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल, मार्केटिंग ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, ये 5 जो मैंने बोले AFO को छोड़ के, इन 5 की एक स्पेशलिटी ये है कि आप हेड ऑफिस में या फिर बैक ऑफिसेस, सर्कल ऑफिसेस में ही पोस्टेड होते हो। जनरली 90% चांस है कि आप वहीं पे होगे, ठीक है। आप वहाँ पे IT रिलेटेड काम, राजभाषा अधिकारी का काम, लॉ ऑफिसर का काम या HR या मार्केटिंग का काम कर रहे होगे। हाँ, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये ब्रांचेस में जनरली रूरल ब्रांचेस जो होती हैं वहाँ पे पोस्टिंग होती है इनकी। बैक ऑफिस में भी होती है, सर्कल ऑफिस में पोस्टिंग होती है। तो एक ख़ास बात आप समझ गए होंगे कि IBPS PO से इसमें क्या अंतर है। PO में आपको जो है ब्रांच जनरली बोला जाता है कि ब्रांच ही मिल जाती है आपको, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है कभी कभी वो, बट यहाँ पे आपको बैक ऑफिस में बैठने के चांसेस मिल जाते हैं। जो एक तरह का सिटिंग जॉब है वो मिलने के चांसेस होते हैं। और आपने जो एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने जो पढ़ाई की है, जिस फील्ड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी से रिलेटेड वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर LLB किया हुआ है, आप लॉ ऑफिसर बन के बैंक ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अपनी ही फील्ड से रिलेटेड लॉ का काम देख रहे हो। आपने IT से पढ़ाई की है तो IT वर्क ही देख रहे हो आप। हाँ, वो बात अलग है, आप जैसे बैंक के अंदर आ जाओगे
तो आपको फिर चांस मिलता है मेन स्ट्रीम ऑफिसर बनने का भी, कि आप एज अ IT ऑफिसर अगर हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप आगे चल के मेन स्ट्रीम ऑफिसर भी बन सकते हो। मेन स्ट्रीम ऑफिसर जस्ट लाइक अ PO जो होता है, कि आप उनकी स्ट्रीम में भी आ सकते हो। कुछ लोग ऑप्ट भी करते हैं उसको, कुछ नहीं भी करते हैं, आपकी चॉइस होगी उस समय। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एग्ज़ामिनेशन आपको पता है प्री हो रहा है नवंबर 2024 को, नवंबर दिसंबर में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। मेंस होगा दिसंबर में, देन आपका मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा फरवरी तक, और इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, और एज़ यूजुअल अप्रैल तक रिज़ल्ट आ जाएगा। ये IBPS की खूबी है अपने आप में, कि इंडिया का मैं तो कहूँगा नंबर 1 एग्ज़ामिनेशन है जो सबसे कम टाइम में कंडक्ट हो जाता है। नोटिफिकेशन आने से लेके ज्वाइनिंग तक की डेट सब फिक्स है। ओके, फिक्स मतलब तय है पहले से। आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पे। ये नोटिफिकेशन आप लोग रीड कर लेना, लंबा सा नोटिफिकेशन है। ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, देख रहे होगे आप, अल्फ़ाबेट वाइज 11 बैंक्स दिए हुए हैं। BOB, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तो बहुत सारे दिख रहे हैं, बट वैकेंसीज़ में आपने देखा होगा कि हाँ बहुत कम कम वैकेंसीज़ हैं। कुछ बैंक्स ने निकाली हैं, कुछ ने नहीं भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़, यहाँ पे नेशनैलिटी आपकी, एज लिमिट 20 से 30 साल, कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले जनरली 20 से 30 साल में उन्हीं को ही दिक्कत होती है जो जस्ट 20 के हैं या जस्ट 30 के होने वाले हैं। तो उनके लिए ये लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 के पहले की ना हो, मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन। ओके, मतलब 2/8/1994 के बाद आप पैदा हुए हों, और 1/8/2004 के पहले पैदा हुए हों। ठीक है, अभी इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, और कोई भी कंडीशन नहीं है। एक डाउट और होता है कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी को लेते हुए, कि जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम क्रॉस किया है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम, कौन सी पोस्ट में कौन सी एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये देखिए, IT ऑफिसर के लिए 4 साल का इंजीनियरिंग, BTech किया हो आपने, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री किसमें, CS, CA, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर आपने PG कोर्स डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही सब है। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट पास हो, DOEC B लेवल जो एग्ज़ाम है वो सर्टिफिकेट है वो आपने क्रॉस किया हो। AFO की बात कर लें तो ये आपको दिख रहा है, सामने लिखा हुआ है सब। राजभाषा अधिकारी, सिमिलरली लॉ ऑफिसर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, LLB किया हो, साथ में आप एनरोल्ड हों एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। ठीक है, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। HR पर्सनल दिख रहा है आपको, ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम PG एंड है, ध्यान देना। ठीक है, और 2 ईयर फुल टाइम PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। ओके, मार्केटिंग में भी सेम आपको दिख रहा है इस तरह से। अब यहाँ एक डाउट आता है, जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम क्रॉस किया हो इनमें से कोई, तो उनके दिमाग में आता है सर ये डिग्री कब की होनी चाहिए। ये पॉइंट है, सामने आपको दिख रहा होगा, एक तो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, ये ध्यान दो, और ये नोट पढ़ना पहला, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंशनड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/8/2024। ठीक है, तो जो लोग अभी अपीयरिंग भी हैं या फाइनल ईयर में हैं, अपीयरिंग मतलब, तो ये ध्यान रखना कि 21/8 जो अभी मंथ चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब नोटिफिकेशन क्लोज हो रहा है उस डेट के पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपका रिजल्ट आ चुका है। वो प्रूफ ऑब्वियस सी बात है, आप इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब आप वहाँ पे शो करोगे, बट वो प्रूफ होना चाहिए। अभी से इंश्योर कर लेना, नहीं तो सिर्फ एग्ज़ाम देखने के लिए मत जाना, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ होती हैं, टेस्ट सीरीज़ दीजिए आप। एग्ज़ाम देखने के लिए मत चले जाना कि हाँ फॉर्म फिल कर दिया, एलिजिबल नहीं है, ये सब मत करिए। ठीक है, देन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। क्रेडिट हिस्ट्री का एक नोट दिया है, इसको भी इंश्योर कर लीजिएगा, कोई लोन वगैरह आपका डिफ़ॉल्ट ना हो रहा हो, ख़राब ना हो, ये वो। ठीक है, चार्जेस ये दिखे हुए हैं फ़ीस के,
एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, वो जो 6 पोस्ट थी उनमें से 2 लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए प्री का पैटर्न है इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, इसमें क्वांट नहीं है, ठीक है। और बाकी की पोस्ट जो है आईटी, एएफओ, एचआर, मार्केटिंग, इनके लिए इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और ड्यूरेशन, इंडिविजुअल ड्यूरेशन है। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो भी इसका बनाऊंगा आगे, ठीक है। कंटेंट तो बहुत पड़ा हुआ है नेट पे, आप देख सकते हो, इन सब का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका रीज़न भी है क्योंकि 14 साल हो चुके हैं, ये IBPS 14 हो रहा है, 14 साल से IBPS अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फैकल्टीज़ हैं और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास भी मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि वो पैटर्न समझ चुके हैं एग्ज़ाम का, ठीक है, और इतना कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए टफ भी है, क्यों? क्योंकि लोगों को पैटर्न पता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पैटर्न पे भी बनाऊंगा वीडियोस कि कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा वो। यहाँ ड्यूरेशन जो है वो आपका 40 मिनट जो लिखा हुआ है, ये सेक्शनल ड्यूरेशन है। 40 मिनट तक इंग्लिश का पेपर देंगे, नेक्स्ट 40 मिनट तक रीजनिंग, उसके बाद क्वांट, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम आप देख रहे होगे, ये प्योरली प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड होता है, पीओ की तरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एसओ में अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको क्रैक करना है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी, एएफओ और एचआर के लिए था। राजभाषा अधिकारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज का एक डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। 30 मिनट्स के हैं दोनों। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन भी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पेनाल्टी तो दिख ही रही है, 1/4 की है। क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, एक्यूरेसी बना के रखिएगा। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कई बार कैंडिडेट्स को कि फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या जुड़ेगा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर मेरिट, फाइनल मेरिट। तो प्री का वेटेज सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्री को आपको क्वालिफाई करना है, मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, उसी से आप शॉर्ट लिस्ट होगे इंटरव्यू के लिए और उसी से फाइनल मेरिट भी बनेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज़। उतनी ज़्यादा कोई अप्रिशिएबल वैकेंसीज़ नहीं हैं, ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं रिलीज़ हुई हैं, फिर भी जो आया है उसी में आपको कंप्लीट करना है। अपने को एक सीट चाहिए। तो ये रहा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। सबसे पहले बात करते हैं एएफओ के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए 11 के 11 बैंक्स आप देख रहे होगे। एनआर लिखा है, एनआर का मतलब निराश नहीं है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। कई जगह 0 भी लिखा हुआ है। सिर्फ दो बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पीएनबी 310 और यूको बैंक 36, टोटल 346 एएफओ की वैकेंसीज है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने इसका एक वीडियो पहला भी बनाया था कि जब बैंक प्रेफरेंस फिल करोगे तो ये मत कर देना कि पहला पीएनबी दूसरा यूको बैंक, ख़त्म, क्योंकि 2 ही बैंक ने वैकेंसी रिलीज़ की हैं। तो ये दिमाग में मत ले आना कि सिर्फ 2 ही बैंक ही फिल करने हैं मुझको, बाकी 0 लिखा है या एनआर लिखा है। बैंक प्रेफरेंस आप एज इट इज़ फिल करोगे, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बताया आपको जो पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये जो टॉप लेवल के बैंक्स हैं कुछ, इनको आपको ऊपर रखना है टॉप के प्रेफरेंस में। देन आफ्टर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक, इनको लास्ट में रखना है, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि आपने अगर पीएनबी मान लीजिए पहले पे लिख दिया, सेकंड नंबर पे बीओबी लिख दिया, अभी तो बीओबी में एनआर लिखा हुआ है बट वैकेंसीज़ रिलीज़ हो सकती हैं। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, 2018 का फॉर्म मैंने फिल किया था, आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना। वहाँ पंजाब नेशनल बैंक में 0 वैकेंसीज़ थी, एनआर लिखा हुआ था, बट मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मुझे पहली चॉइस पंजाब नेशनल बैंक ही मिल गया था। मैंने फर्स्ट नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक ही लिखा था, क्योंकि मार्च आते आते पीएनबी ने करीब 800 के अप्रॉक्स वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी थी, ठीक है। तो वैकेंसीज़ पे ध्यान मत देना, एएफओ वाले ज़रा ध्यान दीजिए कि केवल पीएनबी और यूको पे ध्यान मत दो, आपको पूरी लिस्ट पे ध्यान देना। 11 के 11 बैंक को प्रेफरेंस में फिल करना है, ठीक है। फिल करने का तरीका वही रहेगा। बड़े बैंक्स हैं जो बीओबी, पीएनबी, केनरा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ओके,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको आप टॉप पे रखिए। बाकी जो है यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भी हैं जो नीचे, इनको जो है लास्ट में लिखिए। पंजाब एंड सिंध वगैरह प्राइवेटाइजेशन वगैरह की न्यूज़ आती है, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले। आप नहीं चाहोगे कि इतनी मेहनत करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब अचानक से प्राइवेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली HR ऑफिसर्स देख रहे होगे, बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज दी हैं 10, पंजाब नेशनल बैंक ने 15, बस 2 बैंक ने। यहाँ पे भी आपके लिए भी सेम एडवाइस है कि आप भी वैकेंसीज़ जब फिल करोगे तो 11 के 11 बैंक्स फिल करने हैं और प्रेफरेंस वाइज ही फिल करने हैं। 0 हो तब भी उसको टॉप पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने PNB पहले नंबर पे लिखा, BOB सेकंड पे लिख सकते हो, ठीक है। NR है, होने दो, ठीक है। आपकी अगर रैंक आती है, एक ही समझिए, आपको मतलब है रैंक लाने से, मेंस के मार्क्स से। प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस के मार्क्स से आपको मतलब है, इंटरव्यू के मार्क्स से मतलब है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो सबसे पहले सीट आपको ही मिलेगी, वहाँ पे आपके प्रेफरेंस से मतलब नहीं है। आपने अगर पहले नंबर पे BOB लिखा है, उसमें 0 वैकेंसी है, तो आपकी ही सेकंड चॉइस देखी जाएगी। सेकंड चॉइस आपने क्या लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने कैनरा बैंक लिख दी है, वहाँ भी 0 है, तब आपकी थर्ड चॉइस देखी जाएगी। जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो जाएगी तब तक नेक्स्ट कैंडिडेट तक नहीं जाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ गलती मत करना कि जिस बैंक ने वैकेंसी रिलीज़ की है उन्हीं को टॉप पे लिख दिया। हो सकता है आप BOB पहले नंबर पे लिखो और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो मार्च तक आते आते वैकेंसीज रिलीज़ कर दे, IBPS को प्रोवाइड कर दे। तो अगर आपने पहले नंबर पर नहीं लिखा होगा तो भले ही आपकी रैंक बहुत अच्छी हो, बट आपने चॉइस में उसको नहीं फिल किया है तो वो नहीं माना जाएगा कि आपको BOB मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये गलती मत करना। IT ऑफिसर्स, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के पास हैं 20 वैकेंसीज़, पंजाब नेशनल बैंक 150, टोटल 170। सेम एडवाइस आपके लिए। लॉ ऑफिसर्स, बैंक ऑफ इंडिया 5, केनरा बैंक 5, इंडियन ओवरसीज़ बैंक 15, पंजाब नेशनल बैंक 100, टोटल 125। सेम एडवाइस आपके लिए। मार्केटिंग ऑफिसर्स, इंडियन ओवरसीज़ बैंक 5, पंजाब नेशनल बैंक 200, टोटल 205। सेम एडवाइस। राजभाषा अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक 25। बस, तो ये मत कर देना कि बस एक पंजाब नेशनल बैंक लिखा बाकी भरा ही नहीं, ठीक है, या फिर उल्टा सीधा फिल कर दिया। आपको चॉइस वैसे ही फिल करनी है जो आपकी प्रेफरेंस है। बड़े बैंक शुरू में रखना है। अगर आप ऐसे किसी स्टेट से हो जहाँ पे उस पर्टिकुलर बैंक का हेड ऑफिस है, आपको वही स्टेट चाहिए, तो आप उस बैंक को भी प्रायोरिटी में रख सकते हो। चांसेस होते हैं कि उस स्टेट में आपकी जो ब्रांचेस हैं उस बैंक की वो ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो मिलने के चांसेस होते हैं। ये कुछ बताया गया है एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में। ज़्यादा शिफ्ट में नहीं, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, ये चीज़ मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं IBPS PO की तरह। आप एक स्पेसिफिक डिग्री होल्डर हो, फॉर एग्जांपल बीटेक भी किया है तो बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT में या CS में होगा, तभी आप IT ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मेटलर्जिकल इंजीनियर्स एट्सेट्रा ये सब जो है एलिजिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कंपटीशन को कम कर रहा है, ठीक है। तो वैकेंसीज़ कम हैं बेशक, बट कंपटीशन भी कम है। उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे, करते भी हैं तो वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं PO लेवल की। इसमें आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज ज़रूरी है, उसका रिवीजन कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, आप यूट्यूब से सर्च कीजिए, ठीक है, और अपने सिलेबस से स्टिक रहिए, ठीक। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में ये सब एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी डिटेल्स हैं, आप लोग पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इन्होंने एक चीज़ और मेंशन भी कर दी है इसी नोटिफिकेशन में कि इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। ये कुछ कैटेगरी वाइज फॉर्म्स हैं, एक वीडियो में निकालूंगा। कई बार लोग हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं हमारे, उनको कई बार दिक्कत होती है कि क्या क्राइटेरिया है स्क्राइब वो ले जाने का, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन स्क्राइब की होनी चाहिए, एक डर बना रहता है उनमें, ठीक है, और कितना टाइम मिलता है, कब नहीं मिलता है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करना है, मैंने कई एग्ज़ाम इस बीच में दिए हैं खुद भी, और मैंने क्रैक भी किया एग्ज़ाम, तो मुझे एक आइडिया है, ठीक है, कि क्या लाइन होनी चाहिए आपकी उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, कैसे आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में उस प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे तैयारी के फेज़ को हैंडल करना है, और किस तरह से आप अचीव कर सकते हो एक सीट अपने लिए, आप सिक्योर कर सकते हो, जितना भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ कि कैसे प्री को हैंडल करना है, कैसे मेंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
और किस तरह से सिर्फ नोटिफिकेशन आने की डेट से लेके एग्ज़ाम की डेट तक इतने ही इन बिटवीन में तैयारी की जा सकती है, बहुत आसानी से की जा सकती है। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े धुरंधर रह जाते हैं किन्हीं कारणों से एग्ज़ाम निकालने से, वो भी रीज़न डिस्कस करेंगे। और एक एवरेज कैंडिडेट भी एग्ज़ाम निकाल ले जाता है अगर उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूँगा। एक हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो हमारे, उनके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। बाकी आपके किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स सेक्शन ऑन रहेगा, उसमें कमेंट कर सकते हो। एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम निकलने के बाद भी, मेन से रिलेटेड, प्री निकलने के बाद, देन आफ्टर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अभी से ही हो अभी पूछ सकते हो आप, और उसके बाद इवन ज्वाइनिंग के बाद भी, क्योंकि मैं बैंक में अभी भी काम कर रहा हूँ, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो आगे का भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ काफ़ी हद तक, कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप कमेंट कर देना, अगर मुझे लगेगा कि वो उसका रिप्लाई इजी है, 1-2 लाइन का है, तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे लगता है कि सबको पता होना ज़रूरी है, कोई वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। बाकी रही बात कंटेंट की, तैयारी कैसे करें, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसको सर्च आउट कीजिए, उससे पढ़िए। रही बात स्ट्रेटजीज़ की, या ऐसे कुछ सवाल जो यूट्यूब के चैनल्स में या वीडियोज़ में नहीं कवर हो रहे हैं, आपके दिमाग में हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के दिमाग में है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।